ड्रामा के स्टार्ट में हम वंजुन को देखते हैं जो तैयार हो रही होती है। कहती है कि मैं स्वान डायनेस्टी की इम्प्रेस हूँ और मेरी शादी हो चुकी है मैजेस्टी से। मैं उनकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट भी हूँ। हम दोनों की शादी हुई, हम दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे साथ में। मैजेस्टी तो उसके साथ हर पल बिताना चाहते थे, एक पल भी उससे दूर नहीं जाना चाहते थे। बट अभी कुछ दिनों के लिए वो बाहर गए थे और आने वाले थे, इसी वजह से वो तैयार हो रही थी। तभी दासी आकर बताती है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। कहती इतनी भी कुछ गड़बड़ नहीं हुई होगी, बताओ क्या हुआ है। कहती है कि एम्परर तो आ गए हैं लेकिन साथ में ब्यूटी लेकर आए हैं। कहती क्या ब्यूटी? कहती है कि हाँ, इधर हम एम्परर को देखते हैं जो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और साथ में ब्यूटी भी आ रही होती है। सब मैजेस्टी को ग्रीट करते हैं जहां पर यूनिक बताते हैं कि आपकी न्यू कंकुबाइन तो कैरिस में ही बैठी है। कहते हैं कि उसको बैठे रहने दो, वैसे भी मैं तो सिर्फ वंजुन के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। यूनिक कहते हैं कि कहीं इम्प्रेस गुस्सा ना हो जाए। कहते वही तो मैं चाहता हूँ। इतने दिनों से मैं बाहर था, उसने लिखा उसने मेरी कोई जांच पड़ताल तक नहीं की। अब देखो मैं उसे कैसे जेलस फील करवाता हूँ। ज्यादा भी नहीं करवाऊंगा, आखिर जितने भी उसके लिए गिफ्ट लाया हूँ उस तक पहुंचाना भी है। एक नौकर भागते हुए आता है, कहता है कि इम्प्रेस बहुत ही जल्दी यहाँ पर आपको लेने के लिए आ रही है। कहते वाह, ये तो बहुत जल्दी आ रही है, मुझे लगा थोड़ा नखरे दिखाएगी। देखते हैं मूनलाइट आ जाती है। कहती है कि मैजेस्टी, मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पर आई हूँ। आप भले ही इम्प्रेस को कितना भी प्यार करें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो करेंगे मैं उसमें आपका पूरा साथ दूंगी। सामने से इम्प्रेस भागते हुए आती है। कहती फाइनली फाइनली तुम आ गए, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। मैजेस्टी कहते हैं मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, आकर मेरे गले लग जाओ। लेकिन इम्प्रेस मैजेस्टी को छोड़ देती है और मून ब्यूटी की तरफ चली जाती है। कहती कहाँ पर थी, पता है मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, अब जाकर तुम आई हो। इस पर मैजेस्टी कहते हैं क्या मैं इनविजिबल हूँ क्या? मैं गायब हो चुका हूँ या मैं तुम्हें भी नहीं दिखाई दे रहा हूँ जैसे इसे नहीं दिखाई दिया? यूनी कहते हैं ऐसी बात नहीं है, शायद वो मून ब्यूटी को देखकर कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गई, इसी वजह से ऐसा बिहेव कर रही है। 20 साल से आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, आखिर वो आपको ऐसे कैसे भूल जाएंगे? कहते हैं ठीक है, जेलस फील नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे ज्यादा गुस्सा मत दिलाना, गिफ्ट उसके रूम में भिजवा देना। इधर हम देखते हैं कि इम्प्रेस बैठी होती है, नौकरों से कहती है सबके सब जाओ यहाँ से। पेस्ट्री खाने के लिए देती है मून ब्यूटी को, लेकिन वो मना कर देती है कि मुझे भूख नहीं लगी है। कहती है अरे इसमें पॉइजन नहीं मिला है। पहले वो खुद खाती है, कहती है अब तुम भी खा लो। एक बात बताओ इम्प्रेस, आप गुस्सा नहीं है क्या? कहती है नहीं। कहती है अच्छा तो आप मैजेस्टी को प्यार नहीं करती? कहती है नहीं, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। कहती है ये किस तरह का प्यार है? मुझे इस तरह के प्यार से ना नफरत है कि कर भी रही हो और दिखा भी नहीं रही हो। कहती है अच्छा तुम बताओ तुम क्यों आई हो? कहती है चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं किसी दूसरी दुनिया से आई हूँ। बस मेरे 100 मिलियन पूरा हो जाए उसके लिए मुझे इम्प्रेस बनना पड़ेगा, ये मुझे टास्क मिला है। अगर जैसे ही मेरा ये टास्क पूरा हुआ ना, मैं ये जगह छोड़कर तुरंत ही चली जाऊंगी। कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं ये टास्क कैसे पूरा होगा? कहती मैं तुम्हारा साथ दूंगी। कहती इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। कहती नहीं, 6 महीने के अंदर तुम्हारा टास्क भी पूरा हो जाएगा और तुम यहाँ से चली जाओगी। कहती है लेकिन 6 महीने के बाद आप ही इम्प्रेस को खांसी आने लगती है। कहती है मुझे टच मत करो, तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है? मैं इसमें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ। आप ये क्या कह रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहती है मेरे पास 6 महीने बचे हैं, मैं बहुत ही खुशी खुशी है ये 6 महीने जीना चाहती हूँ। कहती है लेकिन आपकी पोजीशन भला वो मुझे क्यों देंगी, वो तो बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन को देनी चाहिए ना। कहती उसका आंसर भी मैं तुम्हें बहुत जल्द बता दूंगी। बस अब मैं जो भी तुमसे कहूँ ना वो तुम करते जाओ और इम्प्रेस वाली सारी चीजें सीखती जाओ। फिर से इम्प्रेस को खांसी आने लगती है। दासी भाग कर आती है कि जल्दी से फिजिशियन को बुलाओ। कहती है अपनी आवाज नीचे रखो, किसी को भी ये बात पता न चलनी पाए। इधर मैजेस्टी कई दिन हो गए थे इंतजार कर रहे थे लेकिन इम्प्रेस मिलने ही नहीं आई थी। उनकी नजर बस दरवाजे पर ही होती है कि कब इम्प्रेस आए, वो कब उनसे मिले। दिन बीते रहते हैं लेकिन इसी तरह रातें भी कट जाती हैं, इम्प्रेस वहां पर नहीं आती है। कहते हैं कि 6 मंथ से मैं तुमसे दूर हूँ इम्प्रेस, क्या तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? कम से कम क्या मैं पूरी तरीके से डूब जाऊंगा तभी तुम यहाँ पर आओगी? यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं यूनिक से कि तुम डम्पलिंग्स बनाओ, मैं उसके लिए लेकर जाऊंगा। जो है इम्प्रेस के लिए मेडिसिन लेकर दासी जा रही होती तभी मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते ये क्या है भला, ये क्या जा रहा है? साफ साफ मुझे बताओ कि ये किसके लिए जा रहा है, सुना नहीं? तब तक सामने से वो इंजन आ जाती है। कहती है कि वो मुझे जुकाम है ना इसकी वजह से। मैजेस्टी तुरंत ही अपना कोट उसे उतार कर देते हैं। कहते हैं कि चलो मेडिसिन मैं तुम्हें पिला देता हूँ। कड़वी लग रही होती है तो उसे कैंडी देता है। कहता है कि क्या हुआ है, तुम बीमार हो क्या, मुझे बताओगी? कहती है नहीं बीमार नहीं हूँ, ज्यादा सीरियस नहीं है।
अगर जुकाम होगा तो थोड़े दिन के लिए तो दिक्कत होती ही है। कहते हैं कि हाँ पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। वो उसको किस करने लगते हैं, कहती छोड़ो मुझे। कहते क्या? क्यों छोड़ूँ? वो उसको अपनी बाहों में उठा लेते हैं और लेकर जाते हैं बिस्तर पर। कहते हैं मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा। मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया है। वो अपना मुँह पीछे करने लगती है, फिर से वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। कहते हैं क्या तुम मुझसे इतनी नफ़रत करती हो क्या कि मेरे छूने से तुम्हें वॉमिटिंग होने लगी? कहती हाँ, बस ऐसा ही समझ लो। कहते हैं नहीं तुम ऐसी नहीं हो। आखिर तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जब तुम नहीं कहोगी ना मैं आऊँगा ही नहीं। बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैजेस्टी को बहुत बुरा लग रहा होता है। बचपन से वो दोनों साथ में थे, एक-दूसरे की बातों को समझते थे, एक-दूसरे के मन का करते थे और एक-दूसरे की इच्छाओं का भी पूरा ख़्याल रखते थे। जब वो दोनों स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे ना, तो टीचर जब भी उन दोनों को ढूँढने के लिए निकलते, तो दोनों छिप जाते। इसी तरह जब उसको सज़ा मिलती है ना, के लिए वो खाना भी बनाकर लेकर जाती है कि स्टीम बन तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, साथ में चिली ऑयल भी। बहुत अच्छे से समझती हो, इतने अच्छे से तो मुझे कोई भी नहीं समझ सकता। कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ मेरा फ्यूचर हस्बैंड बिल्कुल भी कामचोर ना बने, वो बहुत ज़्यादा पढ़े, बहुत अच्छा बने, ताकि आगे चलकर मैजेस्टी बन सके। मैं एक अमीर घर में पैदा हुई तो भला मैं गरीबों के बीच में कैसे रहूँगी? कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि मैं पंख लगाकर उड़ूँ, बहुत ऊँचे तक जाऊँ, तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा सब कुछ। कहती है देखो बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हारे ही मदर फादर को बुरा लगेगा ना। वो फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है, खूब पढ़ता, खूब पढ़ता। यहाँ पर इम्प्रेस कहती है कि आखिर मेरे बेटे को हुआ क्या है, इतनी पढ़ाई करने लगा है। वो पुरानी बातों को सोच-सोच कर उदास हो रहा होता है। तभी डम्पलिंग्स भी आ जाती हैं, लेकिन वो उठाकर फेंक देता है। कहता है जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करती, तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर इम्प्रेस तुरंत ही वो डम्पलिंग्स हाथ से पोंछने लगती है, तो वो मून ब्यूटी कहती है कि अगर इतना प्यार करती हो तो जाकर एक बार बात कर लो ना, उसे सच्चाई बता दो। कहती है कि सच्चाई कैसे बता दूँ? मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे ज़रा-सा भी दुःख हो। सामने ये पेड़ देख रही हो ना, उसने ये मेरे लिए लगाया था। कहती है कि ये तो अनलकी होता है। कहती है कि हाँ, अनलकी होता है। वो बहुत मना कर रहा था कि इसे मत लगाओ, लेकिन मैंने जिद पकड़ ली थी कि मुझे तो यही पेड़ चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसकी वजह से मैं 3 दिनों तक गुस्सा रही, उससे बात तक नहीं की। मजबूरी में उसे ये पेड़ लगाना पड़ा और मुझे मनाना भी पड़ा। पता है वो टाइम कितना अच्छा था, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अगर सोचो मैंने उसको ये बता दिया कि मैं 6 महीने बाद इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊँगी, वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाएगा। इसी वजह से अंत टाइम पर ही मैं उसे बताऊँगी, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में बस आगे बढ़ता रहे और मैं मरूँ ना तो शांति से मर सकूँ। उसकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए, कहती तुम ऐसी क्यों हो? बताओ ना, तुम्हें देखकर मुझे रोना आ रहा है। जल्द से जल्द ठीक हो जाओ ना, इस तरह मत रो। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है मून ब्यूटी कि पता नहीं ये सिस्टम ने मुझे कहाँ पर भेज दिया, कितने बुरे हो तुम सिस्टम। मुझे दवा भी नहीं बता सके जिससे मैं इम्प्रेस को ठीक कर सकूँ। रोते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वहाँ पर शुगर केक बनाने के लिए वो मून ब्यूटी को लाई थी। कहती है चलो ना बनाओ। कहती है मैं उस दुष्ट राजा के लिए कुछ भी नहीं बनाऊँगी। कहती है अरे सीख लो ना, काम आएगा। वो उसे बताती रहती है। इधर मैजेस्टी बहुत बेचैन हो रहे होते हैं। कई दिनों से सोए भी नहीं होते। यूनी कहते हैं आपको रेस्ट कर लेनी चाहिए। कहते हैं जब हेल्थ की मेरी फ़िक्र ही नहीं है किसी को, तो भला मैं क्या करूँ बताओ? आजकल वो कर क्या रही है? कहते हैं कि वो मून ब्यूटी के साथ ना शुगर केक बना रही है। कहते हैं देखो उसके साथ ना अपना मौज कर रही है और मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर। मैं उससे कभी मिलूँगा ही नहीं। कहते हैं आप एक बार चाहिए तो? कहते हैं नहीं जाऊँगा मतलब नहीं जाऊँगा। इधर वो बना रही होती है और उसके चेहरे पर लग भी जाता है, तो दोनों मौज-मस्ती करने लगती हैं। इतनी देर में मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते हैं कि अच्छा तो मून ब्यूटी के साथ तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही मज़ाक चल रहा है। कहते हैं नहीं मैं बस शुगर केक बनाना सिखा रही थी। कहते हैं कि ठीक है। मून ब्यूटी से मैं बात करना चाहता हूँ। कहती मुझसे क्यों? वो उसको पकड़ लेता है। पर इम्प्रेस स्माइल कर रही होती है कि तुम दोनों तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो साथ में। कहता है हाँ जो भी इसने बनाया होगा ना मैं बहुत अच्छे से खाऊँगा। तो वहाँ पर मून ब्यूटी क्या करती है ना, उसे खिलाने के लिए एक शुगर केक उठाती है जो पूरा जल चुका होता है। मैजेस्टी चाह कर भी इम्प्रेस को जलाने के लिए वो पूरी खा जाते हैं। कहते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बना है। ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। इम्प्रेस पीछे से हँस रही होती है खुद तेज़ से, लेकिन अचानक से फिर से उन्हें वॉमिटिंग होने लगती है। कहती है क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ ना? कहती है कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो ज़रा-सी खाँसी आ गई थी।
मेरा हाथ जल गया था ना, इसी वजह से मैं पीछे मुड़ गई थी। दवा लेकर आते हैं और इस तरह चिंता करते हुए मैजेस्टी को देखकर फिर से इम्प्रेस का दिल थोड़ा-सा टूट-सा जाता है कि आखिर कब मेरी यादों से आप बाहर निकलेंगे। मून ब्यूटी वहाँ से चली जाती है और मैजेस्टी उसके हाथ पर दवा लगा रहे होते हैं। कहती, हाथ छोड़ो मेरा, वहाँ से तुरंत ही जाने लगती है। वो पीछे से पकड़ लेता है, कहता है कि चलो ना, मैं तुम्हारा मेकअप कर दूँ। मैं तुम्हें फिर से वैसे ही सजाना चाहता हूँ, मुझे इग्नोर मत करो ना, प्लीज़ मत करो। पता है कितने दिनों से हम दोनों साथ में नहीं थे। विंटर भी आने वाला है, क्या तुम मेरे साथ पीच ब्लॉसम का गार्डन देखने चलोगी? कहती, हाँ बिल्कुल चलूँगी। कहते, प्रॉमिस करो? कहती, प्रॉमिस। मैंने कह दिया ना, मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। कहती, अब रिक्वेस्ट कौन-सी है? कहती है कि वहाँ पर मून ब्यूटी भी आएगी। अब मैजेस्टी को गुस्सा आ जाता है कि हर जगह भला तुम उसे क्यों लाना चाहती हो? हरम में और भी औरतें हैं, लेकिन मैंने उनको कभी भी नहीं देखा, उसी में से वो भी है। कहती है कि ये मेरी रिक्वेस्ट है, आपको मानना ही पड़ेगा। कहते हैं कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, लेकिन किसी और औरत को तुम बीच में क्यों ला रहे हो, बताओ ना? तुम्हें नहीं पता है कि मैं उसको क्यों लेकर आया हूँ? वो वहाँ से चले जाते हैं मैजेस्टी, लेकिन अब इम्प्रेस की आँखों में आँसू आ जाते हैं और उनके मुँह से बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। तभी फिजिशियन आ जाते हैं। यूनी कहते हैं, जाइए, जाइए, देखिए। बहुत देर से फिजिशियन चिल्लाते हैं कि कुछ हो गया। तुरंत ही वो सारा ब्लड पोंछ देती है और हाथ को कट कर देती है। कहती है, इतना ब्लड कहाँ से आया? कहती है, कुछ नहीं, वो मेरा हाथ अचानक से कट गया। तब विस्पर मैजेस्टिक होते से चिल्लाने लगते हैं कि जल्द से जल्द इसके हाथ को पट्टी करो। फिजिशियन कहते हैं, अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच मैजेस्टी कि आपने मेरा इतना ध्यान दिया। वो गले लग जाते हैं कि मुझे तुमसे ऐसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। शायद मैंने तुमसे ज़्यादा रूडली बात कर ली ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। प्लीज़ मुझसे दूर इस तरह मत जाओ। वो गले लगाने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर से सोचकर थोड़ा-सा पीछे हट जाती है। कहती है, एम्परर आपको यहाँ से जाना चाहिए। कहते हैं, ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं तुमसे जल्दी ही मिलने आऊँगा। फिजिशियन जाने लगते हैं तो मैजेस्टी कहते हैं, 1 मिनट, मुझे सच बताओ कि आखिर इम्प्रेस को हुआ क्या है? कहते हैं, कुछ नहीं, वो बहुत ही अच्छी हेल्थ में है, बस उनका हाथ कटा था। कहते हैं, झूठ मत बोलो। जिस दिन मुझे सच पता चला उस दिन अंजाम जानते हो ना कि तुम क्या होगा। इम्प्रेस ने जो है फिजिशियन को पूरी तरीके से कह दिया था कि उन्हें मत बताना, वरना मैं उसी दिन अपनी जान ले लूँगी। तो अब फिजिशियन भी हार मानकर कहता है कि इम्प्रेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैजेस्टी बिल्कुल शांत नहीं बैठने वाले थे। वो पुराने रिकॉर्ड मंगाते हैं, सारे के सारे इम्प्रेस के, और चेक करते हैं जो मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं कि वो ठीक है या नहीं है, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड एकदम सही होते हैं। यूनिक कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो एकदम ठीक है। मैजेस्टी कहते हैं, पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है कि कुछ न कुछ तो वजह है। अगर मेडिकल रिकॉर्ड ठीक है तो वो फिर ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? रात में वो सो रही होती है तो मैजेस्टी उसके पास जाते हैं। उसके हाथों पर जो घाव लगा होता है ना, उस पर फिर से दवा लगाने के लिए कहते हैं, दर्द कर रहा है क्या? कहते हैं, नहीं, दर्द नहीं कर रहा, आप यहाँ से जाइए, कोई सर्वेंट ये काम कर देगा, आप ये क्यों कर रहे हैं? कहते हैं, मैं ही करूँगा। आखिर मैंने तुम्हें इतना मिस किया है, मैंने तुम्हें इतना दर्द पहुँचाया, तो ये काम भी तो मेरा है ना। इतनी बार कहा है कि आप यहाँ से जाइए, आपको और भी काम है। नहीं, मैं आज यहीं पर रुकूँगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम कितना भी मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश करो। कहती है कि देखो प्लीज़ यहाँ से जाओ ना। कहते हैं, नहीं जाना है मुझे, पता है मैं मून ब्यूटी को क्यों लेकर आया हूँ। कितना तो तुम्हें मारा गया था पिछली बार, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने मुझसे छिपा लिया था, क्योंकि कई साल हमारी शादी को हो गए और कोई भी बच्चा नहीं था। इसी वजह से तुम्हें लगातार नैनी द्वारा मारा जा रहा था कि किसी अच्छी लड़की को यहाँ पर लाए। तुम ये जो है मैजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करो कि एक कंकुबाइन जो बच्चा पैदा कर सके उसे लेकर आए, कि तुम्हें वो दंड ना मिले मदर द्वारा या किसी और द्वारा। वो बस यहाँ पर रहेगी जैसे बाकी औरतें हरम में रहती हैं, लेकिन प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। राजा होने के नाते मुझे कुछ चीजें तो करनी ही पड़ेंगी, लेकिन ये सबको पता है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए नहीं बदल सकता है। जब उसे मारा जाता था तो वहाँ पर हर बार मैजेस्टी मना कर देते थे कोई भी नई कंकुबाइन लाने के लिए, तो उसे भी बराबर मार पड़ती थी। मार खाते-खाते उन दोनों का प्यार एक-दूसरे के लिए बढ़ता ही जा रहा था। इस तरह वो जब भी रोती ना, तो वहाँ पर जो है मैजेस्टी आ जाते उसे चुप कराने के लिए। कहती है कि मुझे पता है कि मैं ही तुम्हारी ज़िंदगी में सारी उम्र रहूँगी, लेकिन किसी न किसी लड़की को तो लाना ही पड़ेगा ना। कहते हैं, मैं युनचन कसम खाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम रहोगी, बाकी कितनी भी लड़कियाँ यहाँ पर कंकुबाइन बनकर आ जाए, मैं किसी की तरफ देखूँगा भी नहीं।
इस लाइफ में मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब तुमसे। वो उसके गाल पर हाथ रखती है, कहती है, चन जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन अभी के लिए नहीं। कहते क्या? अभी के लिए मतलब क्या? तुम मुझे अपने प्यार में काउंट भी नहीं करती हो क्या? हमारी फ्रेंड्स, हमारा प्यार सब भूल गई। कहती है कि नहीं, अभी चीजें बदल चुकी है। तो वो उसको किस करने लगता है। कहती, हट जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना कि हट जाओ। वो उसको दांत कट भी कर लेता है, लेकिन तब भी वो पलट कर कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है। कहते हैं, मेरे दिल पर हाथ रखो 1000 टाइम तेज, और तुमसे ज़्यादा भयानक दर्द हो रहा है मुझे, उसका क्या? जब मूनलाइट आती है, कहती है, आप बता क्यों नहीं देती है? कहती है, मैं ठीक हूँ। कहते हैं कि ठीक है, मैंने सारे मेडिकल रिकॉर्ड बदल दिए थे। कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। ठीक है, जाकर मैजेस्टी का दिल जीतो, आज रात उनके साथ बिताओ। कहती हूँ, ना हमारी बातचीत हुई है, ना हमारी फ्रेंडशिप। भला मैं अपनी फीलिंग इतनी जल्दी किसी के लिए डेवलप नहीं कर सकती हूँ। कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा बर्थडे आने वाला है, तुम उसकी तैयारी करो। इम्प्रेस का ये काम जरूरी होती है। तैयारी करने के बीच में मैजेस्टी एक बार देखते भी हैं वंजुन को, लेकिन देखकर आगे बढ़ जाते हैं। इसी बीच वंजुन पीच ब्लॉसम का पेड़ देख रही होती है। कहती है, मुझे मैजेस्टी ने मिलने के लिए भी बुलाया। वो पुरानी बातें याद करती है कि एक बार वो इंतजार कर रही थी तो मैजेस्टी देर में आए। इस तरह वो गुस्सा हो गई थी। कहती है, मैं हमेशा ही ये चेरिश करती हूँ कि हम दोनों की हेल्थ अच्छी रहे, हम दोनों यहाँ पर बूढ़े होने तक रहे, हम लोगों को कोई भी अलग ना कर पाए। कहते हैं, हाँ, इसी वजह से तो ये रेड रिबन लेकर आया हूँ, जो हमारी लाइफ को हमेशा के लिए एक साथ बांध देगा। तो वो हंस रही होती है कि मैजेस्टी कितने फनी है। कहते हैं कि ठीक है, लाओ मुझे दे दो, अब साथ में ही करना है तो साथ में ही करेंगे। वहां पर वो दोनों साथ में वो कपड़ा बांधते हैं, दोनों के चेहरे पर खूब स्माइल होती है। कहती है कि ठीक है, आगे से अब लेट मत करना। लेकिन कहीं न कहीं उसे रोना भी आ रहा होता है कि मैजेस्टी से वो अभी तक मिलने नहीं गई। इधर मैजेस्टी को खड़े-खड़े दोपहर हो जाती है, लेकिन अभी तक इम्प्रेस आई ही नहीं होती। मैजेस्टी भी बस अपनी पुरानी बातों को सोच रहे होते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा वक़्त बिताया है। यूनी कहते हैं, बहुत टाइम हो गया है, अब आपको यहाँ से चलना चाहिए। खूब पत्तियाँ उड़ने लगती हैं वहाँ पर। तभी मैजेस्टी को एहसास होता है कि कोई ना कोई तो है यहाँ पर, लेकिन वो बहुत पीछे खड़ी होती है। बस मैजेस्टी को खड़े हुए देखकर तो उसकी आंखों में आंसू ही आ रहे होते हैं कि उनके पास भी नहीं जा सकती। दूर से ही बस मैजेस्टी को देख सकती है। तभी पत्थर पर उसका पैर लग जाता है। कहती, कौन है यहाँ पर, कौन है? लेकिन वो पीछे जाकर छिप जाती है। यूनी कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ पर था। मैजेस्टी कहते हैं, हाँ, लगता है कि मुझे ही कोई गलतफहमी हुई है। अब वहाँ पर पीछे से दासी आ जाती है कि अब आपको चलना चाहिए, लेकिन वो पेड़ के पास जाती है। वो कैंची लेती है कि इस कपड़े को काट देगी, लेकिन जैसे उस कैंची को उसके पास लेकर जाती है, उसका हाथ पीछे हट जाता है, वो काट ही नहीं पाती है। इम्प्रेस अब बढ़िया सी ड्रेस पहनकर बाहर निकलती हैं। वो इतनी सुंदर लग रही होती है कि मून ब्यूटी कहती है कि हटो हटो, सब लोग हटो, इस सुंदरता के सामने भला कोई रह सकता है क्या? कहती, सारी तैयारियां हो गई? कहती, हाँ, सारी तैयारियां हो गई, बस बस आपको चलना है और एंजॉय करना है। कहती, हाँ, मैं भी तो देखने के लिए बहुत बेताब हूँ। तभी एक दासी आकर बताती है कि जो बाकी कंकुबाइन है ना, आपस में लड़ रही है। कहती, कहाँ पर है, चलो जल्द से जल्द। लेकिन बाकी की कंकुबाइन वहां पर आती है और इम्प्रेस के लिए खूब सारे फूल बरसाती है। एक एक करके सब वहां पर इम्प्रेस को बर्थडे विश करती है। कहती, चलो ना अंदर चलकर देखते हैं, बहुत अच्छी सजावट है। वहां पर सब एक एक करके अब गिफ्ट दे रहे होते हैं इम्प्रेस को कि मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ ज्यादा बढ़े। कोई कहता है कि मैं आपको ब्लेसिंग देना चाहती हूँ, कोई बुद्धा की उनको पेंटिंग देता है। वहां पर जो कोई भी आता है ना, उसे बस वैसी ही चीजें दे रहा था जिससे उसकी उम्र बढ़े, बट असल में ये तो होने से ही रहा। उसकी आँखों में आँसू होते हैं कि जाकर ये गिफ्ट अंदर रख दो। मून ब्यूटी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि बाकी की जो कॉन्कुबाइन्स होती है ना, वो भी इम्प्रेस के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि इम्प्रेस ने कभी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया था। इम्प्रेस जो डाउनवर होते हैं ना, उनके भाई की बेटी वहाँ पर आ जाती है, जो कि खुद वहाँ पर कॉन्कुबाइन थी। लेकिन मैजेस्टी ने तो कभी उसकी तरफ देखा नहीं था कि कोई कॉन्कुबाइन भी आई है। लेकिन महलों में अक्सर जबरदस्ती किसी को भी कॉन्कुबाइन बना दिया जाता था। खासकर बड़े-बड़े घरों की लड़कियां हर साल आती थी। इम्प्रेस बैठी हुई होती हैं तो कहती हैं, बर्थडे मुबारक हो। कहती है कि थैंक यू सो मच, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आप आज अच्छे से बिहेव करेंगी। कहती है, हाँ, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आजकल मैजिस्ट्रेट तो आपसे मिलने भी नहीं जा रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इम्प्रेस के बारे में ऐसे बोलने की? कॉन्कुबाइन बोलती है कि जाओ, ये ज्यादा ही बोल रही है, इसके थप्पड़ मारो ताकि दोबारा बीच में रोकने की कोशिश मत करे। तो इस पर दासी जाती है और उस कॉन्कुबाइन की दासी का हाथ पकड़ लेती है। मून ब्यूटी को ना वो लगातार भला बुरा कह रही होती है कि देखो, मैजेस्टी की बातों को तुम छिपा नहीं सकती हो। जब तक उनका फेवर था तब तक ही तुम आगे बढ़ सकती हो, लेकिन अब उनका फेवर खत्म, मतलब तुम्हारा सारी चीजें खत्म। इस पर मून ब्यूटी कहती है, इसका मुंह ज्यादा चल रहा है, मन कर रहा है इसको पीटूं।
तब इस पर सारी की सारी कंकुबाइन्स कहती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कहती है, हाँ सब ठीक है, चलो ना साथ में एंजॉय करते हैं तीरंदाजी। बाकी सारी कंकुबाइन खूब ज्यादा एंजॉय कर रही होती है, कोई तीरंदाजी कर रहा होता है तो कोई कुछ। अब यहाँ पर याद आता है इम्प्रेस को भी कि हमेशा ही येचन के साथ वो तीरंदाजी के लिए जाती थी और उसे तीरंदाजी किसी और ने नहीं, येचन ने ही सिखाया था। सालों की मेहनत करके उसने इतनी अच्छी तीरंदाजी सीखी थी। कुमाइन कहती है कि देखो अब मैं बताऊंगी कि तीरंदाजी कैसे की जाती है, और उसके बगल से तीर मारती है। कहती है कि अगर तुम मर भी गई ना तो अब तुम्हें देखने वाला कोई भी नहीं है। अब मेरी जैसी ब्यूटी के सामने भला मैजेस्टी तुम्हें क्यों देखेंगे? कहती है, हाँ क्यों नहीं। वो तीर निकालती है, वो भी 3 तीर। कहती है, क्या कर रही हो इम्प्रेस, ये क्या कर रही हो? वो तीर चला देती है। कहती है, तुमने अच्छा नहीं किया है, पता है ना मैं इम्प्रेस डाउनगर कि क्या लगती हूँ, वंजुन तुम पागल हो गई हो। इम्प्रेस उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है, फिर से बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तो दूसरा थप्पड़ मारती है। लेकिन लगातार वो बहस कर रही होती है तो इम्प्रेस कहती है, इसे 20 थप्पड़ मेरी तरफ से मारो। दासी वहां पर अपने 20 थप्पड़ मार मार कर गाल लाल कर देती है। कहती है, ज्यादा देर तक नहीं, बस अभी आती हूँ। वहां पर इम्प्रेस कहती है कि अभी तक इसे अपनी गलती का पछतावा नहीं हुआ है, इसी वजह से इसे नील डाउन करके रखो। लेकिन उसको बहुत गुस्सा आता है। कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बंजो। वो उसे धक्का देने चलती है पानी में। जैसे वो नीचे गिरने वाले होते हैं तो मैजेस्टी उसे आकर रोक लेते हैं। कहते हैं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? कहते हैं, नहीं मैं ही ठीक हूँ। मैजेस्टी कहते हैं, थैंक गॉड तुम ठीक हो। लेकिन अब मून ब्यूटी को गुस्सा आ जाता है। कहती, बदतमीज कहीं की, और एक जोरदार पैर उठाकर उसे पानी में गिरा देती है। कहती, तुम्हारी वही जगह है। मैजेस्टी कहते हैं, इसे बाहर निकालो और इसकी सजा ये है कि तुरंत इसे जान से मार दिया जाए। कहती है, नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इम्प्रेस डाउनगर आ जाती है। कहती है कि अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मैजेस्टी, मेरे घर की बेटी के साथ ये सब कुछ करने की? कंकोबाइन भी है, ये तो पता है ना कि इसके फादर जनरल हैं, फिर तुम्हारा हाल क्या होगा? कहते हैं, मैं डरता नहीं हूँ। कहते हैं कि इम्प्रेस रोक लेते हैं कि बहुत दिनों बाद ये सब कुछ सही हुआ है, आप मैजेस्टी हैं, एक जनरल का विरोध मत करिए। कहते हैं, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, इसे जाकर तुरंत ही मार दो। वंजुन रोकने की कोशिश करती है लेकिन इम्प्रेस डाउनकर कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता है? फिर वंजुन को खांसी आने लगती है तो मैजेस्टी डर जाते हैं। कहते हैं, क्या हुआ, रुक जाओ, बताओ ना तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। कहती है कि जाओ तुम 1 मंथ के लिए जो है बुद्धा टेम्पल जाओ, वहाँ अपनी गलती सुधारो, तुम्हें मौत की सजा नहीं दी जाएगी। कहती है, ठीक है। मैजेस्टी कहते हैं, क्या हुआ है तुम्हें, कुछ दर्द हो रहा है क्या? कहती है, नहीं, ये सारी बातें सुनकर मेरे दिल में बस दर्द हुआ था। जैसे उसको पकड़ते तो अपना फिर से पीछे हट जाती है कि थैंक यू सो मच मैजेस्टी कि आपने कंसर्न दिखाया, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यहाँ से जाना चाहिए। वो वहाँ से चली जाती है, मून ब्यूटी भी जाती है। एक कंकुबाइन आती है, कहती है, क्या हुआ है, आप दोनों लोगों ने लड़ाई की है क्या? अगर लड़ाई भी की है तो आप उससे प्यार करते हैं, जाकर उसे मना लीजिए, मेरी नहीं उसकी गलती है। कहती, गलती किसी की भी हो, प्यार में तो हर कोई एक दूसरे से लड़ता है। अगर आप उसे इस तरह छोड़ देंगे तो दूरियां बढ़ती जाएंगी, इसी वजह से दिल जीतना है तो उसके पास जाइए। आज बर्थडे के दिन कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं, प्लीज खा लो। हमेशा बनाता था तो कहती थी कि ये तुमने बनाया? कहते हैं, हाँ थोड़ा सा गलती तो हो गई है। कहते हैं, ठीक है खाकर देती हूँ। कहता है, मत खाओ, गंदे ना हो। कहती है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कहते हैं, आज भी मैंने बहुत दिल से बनाया है, प्लीज खा लो। और वंजुन पूरी तरीके से मना कर देती है कि मैं नहीं खाऊंगी। इस पर मैजेस्टी कहते हैं, एक बाइट तो ले सकती हो ना? नहीं मतलब नहीं, मैं एक बाइट भी नहीं लूंगी। यहाँ पर मैजेस्टी नीचे झुक जाते हैं कि अगर तुम चाहती क्या हो बताओ ना। कहती है कि मैंने कहा ना कि तुम जाओ यहाँ से। वो रो रही होती है। कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें, इस तरह मत रो, अगर नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वो गले लग जाती है। कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहते हैं, क्या हुआ है, तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? इतने दिनों से मुझे खुद अजीब सा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। आज मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा ही नहीं। वो उसके बगल लेटा हुआ होता है। कहती है कि ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं कई दिनों से सोया नहीं हूँ तुम्हारे बगल, बस से तुम्हें देखने के लिए लेटा हूँ। उसके गाल पर हाथ रखती है लेकिन वो तुरंत ही उसके गले से लग जाता है। वो बहुत दूर करने की कोशिश कर भी नहीं सकती थी। सुबह मैजेस्टी तैयार होकर आकर उसके बगल फिर से लेट जाते हैं और बड़े ध्यान से उसकी तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन उसका सर टकरा जाता है। कहते हैं, क्या मार ही डालोगी क्या? तो कहते हैं, रे 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 रे, देखो तुम्हारा सर लाल हो गया। कहती, कहाँ पर? कहते हैं, अरे अरे कुछ नहीं, फोरहेड किस कर लेते हैं और उसको फिर से किस करने लगते हैं। कहती है कि अब किस करने का टाइम नहीं है, ये मॉर्निंग है, जाओ यहाँ से। कहते हैं, मॉर्निंग नहीं, ये आफ्टरनून हो चुका है, तुम पूरा दोपहर में उठी हो। मन में सोचती है कि मेरी बीमारी बहुत ही नज़दीक आ रही है, मुझे इस तरह से ज़्यादा मैजेस्टी के पास नहीं रुकना चाहिए। वो जाने लगती है तो मैजेस्टी उसको पकड़ लेते हैं कि आज कपड़े मैं तुम्हें पहनाऊँगा। कहती है, अरे रहने दो ना। मैजेस्टी ज़बरदस्ती उसको कपड़े पहनाते हैं और साथ में रहने के लिए कहते हैं।
मैजेस्टी अपना काम किया करते हैं और वो पास में बैठी होती है, कहती है कि आपको काम करना है तो मुझे यहाँ पर क्यों बैठा कर रखा है? तो मैजेस्टी कहती है ये काम इतना बोरियत वाला है, इतना बोरियत वाला है कि मैं अक्सर यहाँ पर सो जाता हूँ, कम से कम मेरे सामने ब्यूटी रहेगी, मेरा प्यार रहेगा तो उसे देखकर मेरे अंदर थोड़ा जोश आएगा। और एक लेटर आता है जिसमें जो है बाढ़ पीड़ितों को पैसा देना होता है, कहते हैं अरे मुझे समझ में नहीं रहा कितना पैसा दूँ? वहाँ पर मैजेस्टी ना तो बहुत ही ज़्यादा लिख देती है, कहती पागल हो क्या? लाओ मैं तुम्हारा काम कर दूँ। वो काम करने लगे तो मैजेस्टी ना उससे चिपकने की कोशिश करते हैं। इसी तरह दिन से रात हो जाती है, कहते हैं यार मैं तो बहुत थक गया हूँ, तुम भी थक गई होगी। उसका कंधा दबाने लगते हैं, कहते हैं आज रात भी मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहता हूँ, कहती है नहीं। नहीं मैजेस्टी उठते जाने के लिए कहते हैं अरे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है। कहती क्या हुआ, क्या हुआ? मैजेस्टी तुरंत भाग कर जाते हैं, इम्प्रेस के रूम में लेट जाते हैं, कहते हैं मेरे सर में दर्द ही इतना हो रहा है, कहती है जाओ ना यहाँ से अलग जाकर लेट जाओ। कहते हैं नहीं, नहीं मैं यहीं पर लेटूँगा, मेरा कहीं आ जाने का मन नहीं है। कहती है ठीक है तुम नहीं जा रहे हो तो मैं चली जा रही हूँ। कहते हैं नहीं प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। वो उसके बगल लेट जाती है, कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम किसी बात से गुस्सा होकर बता दोगी ना तो गुस्सा भी दूर हो जाए, हम दोनों साथ में रहेंगे। वो उसको पकड़कर फिर से लेट जाता है, सुबह होते ही वो अपना सर फिर से पकड़ लेता है। इसी तरह दिन बीते रहते हैं लेकिन वो उसे छोड़कर जाता ही नहीं है। इन सब चीज़ों से अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी वंजुन कि ये पूरा मुझे मैजेस्टी गोल-गोल घुमा रहे हैं। उसके मुँह से ब्लड भी निकलता है तो वो पूरी तरीके से छिपा लेती है, कहती कुछ नहीं खाँसी आ रही थी। है मुझे भूख लगी है और भूख लगती है ना तो मुझे खाँसी आने लगती है, कहते हैं तुमने तो मुझे डरा दिया था पता है, आजकल मुझे तो सपने भी आते हैं कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा पता है, मैं मर जाऊँगा। है उसके लिए खाने का इंतज़ाम करवाता है, कहती है चलो, चलो पहले तुम खा लो। वो उसको सूप पिलाती है और मैजेस्टी भी उसे सूप पिलाते हैं, कहते हैं वाह! बहुत ही टेस्टी है, लेकिन ये मुझे नींद क्यों आ रही है? उसने सूप में ड्रग मिला दिया था और उसके मुँह से बहुत तेज़ी से ब्लड निकलने लगा है, कहते ही जाओ और इसे मून ब्यूटी के रूम में छोड़ कर आओ। अब वो किसी तरह कंट्रोल करती है, कहती फिजिशियन, कहती चिल्लाओ मत, लोगों को पता चल गया ना तो वो उसका फ़ायदा उठाएँगे। कहती है लेकिन इस तरह आप यहाँ पर कब तक रहेंगी? अब वो बैठी होती है, मैजेस्टी आते हैं, जैसे उनको होश में आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और औरत के रूप में मुझे छोड़ने की? मुझे पागल समझ रखा है या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? कहती है मुझे माफ़ कर दो। कहते कैसे माफ़ कर दूँ? क्या तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करती? 20 साल का प्यार 1 मिनट में ख़त्म हो गया। वो रो रही होती है लेकिन मैजेस्टी भी रो रहे होते हैं क्योंकि दोनों तरफ का दुःख बराबर होता है। यहाँ पर इम्प्रेस बता नहीं सकती थी और मैजेस्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे इम्प्रेस का ये रवैया। कहते हैं कि अगर तुम मुझसे दूर ही रहना चाहती हो थी तो मुझे साफ-साफ बता देती, मैं तुम्हारे पास आता ही नहीं। कहती है मैंने कितनी बार बताया लेकिन तुम गए ही नहीं। मून ब्यूटी कहती है कि इस तरह इम्प्रेस को परेशान मत करो। कहती है मुझे किसी को परेशान नहीं करना, मैं अब आऊँगा ही नहीं। वो खुद तेज से रोने लगती है, कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। कहती है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ। वो और तेज से रोती है, उसके मुँह से और भी ब्लड निकलने लगता है। कहती है कि आप क्यों नहीं फिजिशियन से इलाज कराती? कहती है फिजिशियन ही तो इलाज कर रहे हैं, मैं ठीक नहीं होने वाली हूँ। वो उसे लिटा देती है, तब कहती है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊँ? कहती है हाँ प्लीज़ कहानी सुनाओ। वो उसे मॉडर्न एरा की अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुना रही होती है जिससे इम्प्रेस को अच्छे से नींद आ जाए। मून मून ब्यूटी पूरी तरीके से उसका ख़्याल रखती है। सिस्टम आता है, कहती है कि सिस्टम प्लीज़ बताओ ना जिससे मैं इम्प्रेस को ठीक कर सकूँ। तो सिस्टम बताता है कि ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे इम्प्रेस ठीक हो सके। जो फ्यूचर है वो प्रेडिक्ट किया जा चुका है कि उनकी डेथ निश्चित है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फिजिशियन आते हैं, कहते हैं बताइए कि क्या हुआ? कहते हैं इनकी कंडीशन और भी ख़राब होती जा रही है। मुश्किल है शायद इनके पास बहुत कम वक़्त बचा है। फिजिशियन भी घबरा रहे होते हैं कि जिस दिन मैजेस्टी को पता चला उस दिन क्या होगा। कहती है कि अरे मैं अभी मरी नहीं हूँ, मैं अभी ज़िंदा हूँ, तुम लोग इतना क्यों घबरा रहे हो? मून ब्यूटी कहती है लेकिन तब भी आपको अपना ख़्याल रखना चाहिए, इस तरह आप कब तक करेंगी? देखिए मैजेस्टी से आप कितना प्यार करती हैं, उनके कपड़े लेकर सोती हैं लेकिन तब भी मैजेस्टी को नहीं बता सकती हैं, उन्हें कितना दर्द हो रहा है आपको अंदाज़ा है? वो कपड़े पकड़-पकड़ कर खुद तेज़ से रो रही होती है। रात हो जाती है, वहाँ पर जो है मैजेस्टी जाते हैं और उसका पसीना पोंछ रहे होते हैं, वो पूरे टाइम बस बोल रही होती है ये चैन, ये चैन, ये चैन। कहते हैं क्या मतलब तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, मुझसे प्यार भी नहीं करती हो, मेरा नाम भी ले रही हो। वहाँ पर अपने कपड़े देखकर तो मैजेस्टी बहुत घबरा जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ है तुम्हें बताओ ना, कहती है मुझे छोड़कर मत जाओ। वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में?
यहाँ पर फिर से जो है मैजेस्टी कहते हैं कि इम्प्रेस पर नज़र रखो, उनकी हर एक हरकत पर, कहाँ जाती, कहाँ आती है, खासकर मून ब्यूटी पर और उसकी दासी पर। कहते हैं लेकिन आप इम्प्रेस की जाँच-पड़ताल क्यों करवा रहे हैं? कहते हैं ज़रूरी है। इम्प्रेस बैठी होती है तो मून ब्यूटी जाती है, कहती है कि जब मैजेस्टी ने कहा है आपसे आराम करने के लिए तो आराम करिए ना। कहती है नहीं चलो तुम्हें किसी जगह ले चलना है। कहती ये कौन-सी जगह है? कहती है अंदर तो चलो तुम्हें पता चल जाएगा। अब वहाँ पर जाने के बाद वो देखती है कि बहुत सारी छोटी-छोटी बच्चियाँ वहाँ पर हैं, जो किसी द्वारा छोड़ दी गई थी कि पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं या कोई इन्हें किडनैप करके लाया था बेचने के लिए, तो उन सबको बचाया था जो है वंजुन ने, और वो उनकी केयर करते थे, उनके खाने-पीने, पढ़ाई हर चीज़ का इंतज़ाम करती थी। कहती है देखो मेरे जाने के बाद तुम इनका ख़्याल रख, कि मैं तो चली जाऊँगी तो इन बच्चियों का क्या होगा? कहती है मैं इनका पूरा इंतज़ाम करके जाऊँगी। जो वंजुन के फादर थे ना, अगर वंजुन को कोई कुछ भी बोल देता था तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे। चाहे भरी सभा ही हो, वहाँ पर वो उसको गिरा-गिरा कर मारने लगते थे। ऐसे ही एक बार हुआ था, वंजुन के फादर एक मंत्री को बहुत ज़्यादा मार रहे थे और यहाँ पर मैजेस्टी तो मन ही मन हँस रहे होते हैं, फिर नीचे जाते हैं, वो मंत्री को पकड़ लेते हैं ताकि उसके फादर उस मंत्री को और मार सके। मंत्री कहते हैं मैजेस्टी ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं अरे भाग क्यों रहे हो, और अपना भी 3-4 मुक्का मारते हैं। यहाँ पर इम्प्रेस याद करती हैं कि मैजेस्टी तो हमेशा ही उनके लिए कुछ न कुछ फ़नी किया ही करते थे। वैसे भी मुझे पता है कि अगर मैं उनको बता के जाऊँगी कि इन बच्चियों का ख़्याल रखना है तो वो उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमें एक काम भी करना है, जर्नल का पर्दाफ़ाश करना है ताकि उनके काले कारनामों को बाहर किया जा सके। वो बहुत ही जल्दी रिबेल बनने की कोशिश करेंगे। मून ब्यूटी कहती है कि मैं तो आपका पूरी तरीके से साथ देने के लिए तैयार हूँ। इधर अब बैंक्वेट होता है जहाँ पर जो इम्प्रेस होते हैं और मैजेस्टी साथ में बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर जनरल भी बैठे हुए होते हैं। जनरल का सैनिक कहता है कि आपको बहुत जल्द से जल्द यहाँ पर अपने सैनिकों को बुलाना चाहिए, लेकिन अभी तक सैनिक आए ही नहीं होते। जनरल कहते हैं मुझे ही जाना पड़ेगा देखने के लिए। वो आगे की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, तभी मैजेस्टी आ जाते हैं, तेज़ चला देते हैं, कहते हैं कहाँ जनरल, किस स्पीड में जा रहे हैं? जो जनरल की बेटी होती है मीन्स कॉन्कुबाइन, वो सारा पैसे और चीज़ें लेकर भाग रही होती है। कहती हैं कि फादर पकड़े जाए तो पकड़े जाए, कम से कम मैं तो भाग जाऊँ, लेकिन बाहर फंजुन खड़ी होती है और उसे भी रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। बाप-बेटी आमने-सामने बैठे होते हैं, वो कहती है कि नहीं-नहीं मेरी कोई गलती नहीं, मुझे नहीं पता था कि फादर रिबेलियन बन रहे हैं। मैं तो बस ये जगह छोड़कर जाना चाहती थी, प्लीज़ मैजेस्टी मुझे माफ़ कर दो। लेकिन कॉन्कुबाइन को वहाँ से पकड़ कर ले जाया जाता है, कहती है मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी, मैं सबको मार डालूँगी। छोटे तीर से हमला कर देती है, जो है वंजुन पर, लेकिन सामने मैजेस्टी आ जाते हैं, तुरंत ही फिजिशियन आते हैं, कहते हैं देखना पड़ेगा। वो जाने लगती है वंजुन तो मैजेस्टी उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि तुम मत जाओ। वहाँ पर जैसे फिजिशियन देखते हैं, कहते हैं कि हेल्थ ठीक है लेकिन जहाँ पर तीर लगा है उस पर दोबारा घाव नहीं होना चाहिए, वरना मैजेस्टी की हालत खराब हो सकती है। कहती है कि प्लीज़ जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है कि तुम भला मेरे लिए इतना ज़्यादा क्यों परेशान होते हो? वो अपने मुँह में ड्रिंक लेती, मैजेस्टी को पिलाती, इसी तरह कई दिन बीते जाते। मैजेस्टी को अभी तक होश नहीं आया था। कहती है अब उठ भी जाओ ना, कितना इंतज़ार कराओगे मुझे? वो उसके घाव पर रोज़ मलहम लगाती, रोज़ ठीक करती। अब मैजेस्टी की आँखें खुल जाती। कहती तुम ठीक तो हो ना? कहते तुम्हें देखने के बाद तो मैं और भी ठीक हूँ। मन ही नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हें जाने दूँ, अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए बेहोश रह सकता हूँ। कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जाने लगते तो कहते पट्टी तो चेंज कर दो। वो पट्टी चेंज कर रहे होते तो मैजेस्टी स्माइल कर रहे होते हैं। कहती है अब स्माइल मत भी करो ना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो वहाँ से जाते हैं लेकिन मैजेस्टी वंजुन को अपने पास रखने के लिए खुद से घाव पर अपनी उँगली लगा देते हैं और ब्लड तेजी से निकलने लगता है। यहाँ पर फिजिशियन कहते हैं इनकी हालत और भी बिगड़ गई है, आपको इनका ख्याल रखना ही पड़ेगा। कहते हैं पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं ठीक हो ही नहीं रहा हूँ, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा ना? कहती है कि नहीं, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पर रहूँगी। अचानक से मैजेस्टी फिर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकाल लेते हैं उस जगह से, तो वंजुन कहती है ये क्या कर रहे थे तुम? कहते हैं कि तुम्हें अपने पास रखने के लिए यही तरीका समझ आता है। मैं तुम्हें अपने पास से नहीं जाने दूँगा। कहती पागल हो गए हो? ऐसी क्यों हरकतें कर रहे हो? वो जाने लगते हैं तो मैजिस्ट्रेट उसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि जब तक तुम मुझे वजह नहीं बता देती ना, तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। फिर मून ब्यूटी कहती है कि आप ऐसा मैजिस्ट्री नहीं कर सकते, कहते जाओ यहाँ से। उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं और सैनिकों से कहते हैं दोबारा ये यहाँ पर ना आने पाए। शाम हो जाती है और यहाँ पर अब अंजुन को एक खतरा सता रहा था कि 3 दिनों से उसने अपनी दवा नहीं खाई है। इस तरह उसे ब्लड की वॉमिटिंग होगी और कहीं मैजिस्ट्री को पता ना चल जाए। वो दवा नहीं पी रही होती है तो मैजिस्ट्रेट उसे ज़बरदस्ती दवा पिलाते हैं, कहते हैं, "अरे पी लो ना प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो।" वो धक्का मारती है तो उसके चोट वाली जगह पर लग जाता है, उसे बुखार हो जाता है, कहती है, "क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना?"
कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं और भी बीमार हो जाऊँगी अगर तुमने मुझे इस तरह यहाँ पर कैद करके रखा है। कहते हैं कि तो वजह बता दो ना। कहती है कोई वजह ही नहीं है तो फिर क्या। कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ तो खोल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही कुछ लगे प्लीज़ मुझे बता देना। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है पता चलता है उसके मदर और फादर आ गए। कहती है अरे! आप दोनों यहाँ पर। तो उसके मदर और फादर कहते हैं इतना मिस किया अपनी बेटी को, आखिर यहाँ पर क्यों ना आती? और उसके लिए बढ़िया-सा खाना भी उसकी मदर बना कर लाई होती है। उसके फादर कहते हैं मैं अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसकी मदर कहती है मैं अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब यहाँ पर दोनों लड़ रहे होते हैं। कहती है अरे मत लड़िए ना, चलो साथ में खाना खाते हैं। वो लोग खाना खा रहे होते हैं और अचानक से जो है वंजुन को वोमिटिंग होने लगती है। कहती क्या हुआ बताओ ना, तुम्हें क्या हुआ? कहती कुछ नहीं, आप दोनों को यहाँ से जल्द जाना चाहिए। कहते लेकिन अभी तो आया हूँ। वो ज़बरदस्ती उन लोगों को वहाँ से निकालने लगती है तभी मैजिस्ट्री आ जाते हैं। कहती मैजेस्टी आप यहाँ पर, आप जाइए यहाँ से। कहते हैं लेकिन मदर और फादर यहाँ पर अभी आए हैं, इस तरह उनको भला तुम यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रही हो? मैंने ही उन्हें यहाँ पर बुलाया है। कहती मैंने कहा ना कि जाइए यहाँ से। कहती क्या हुआ तुम्हें? वो उसके मुँह से ब्लड निकलता है और आज पहली बार वो मैजेस्टी के सामने ही बेहोश होकर गिर जाती है। तभी यूनिक भी आ जाते हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड को बदल दिया गया था, असली मेडिकल रिकॉर्ड की बुक मिल चुकी है। इम्प्रेस के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 6 मंथ है। सारे फिजिशियन को बुलाया जाता है। फिजिशियन रो रहे होते हैं कि इम्प्रेस ने मुझे जो है कहा था कि अगर मैंने आपको बताया तो उसी दिन वो अपनी जान ले लेंगे। मैजेस्टी कहते हैं कि सबको पता था, मतलब सबको पता था, एक बेवकूफ मैं ही था। सब लोग जाओ यहाँ से, मैं यहाँ पर अपनी वंजुन के साथ अकेले रहना चाहता हूँ। पर मैजेस्टी कहते हैं मैं तुम्हें मरने तो नहीं दूंगा, चाहे मुझे दुनिया इधर की उधर करनी पड़े। उन ब्यूटी इम्प्रेस का ख्याल रख रही होती है जिसके बीच में मैजेस्टी को पता चलता है कि अगर हार्ट का ब्लड दिया जाए ना तो शायद वंजुन ठीक हो सकती है। इसी वजह से वो अपने दिल का खून निकालने चलते थे। यूनिक रोक देते हैं कि आप यहाँ के राजा हैं, ऐसा मत करिए। कहते हैं उसके लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। खून भी निकालते हैं लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है। यहाँ पर उसे होश तक नहीं आ रहा होता, वो पूरी तरीके से कोमा में जा चुकी होती है। वो बुद्धा के टेम्पल जाते हैं, ऐसा लग रहा था मैजेस्टी को पूरे टाइम की वंजुन बुला रही है, आओ ना, ऊपर आओ। ऊपर जाकर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि काश उसको होश आ जाए। नीचे आते हैं तो मून ब्यूटी कहती है अभी तक होश नहीं आया है, लेकिन लग रहा है कि जल्दी ही आ जाएगा। अंदर जाकर वो फिर से उसको देख रहे हो तो पकड़ कर नीचे बैठ जाते हैं कि यार कोई डॉक्टर, कोई गॉड, यहाँ तक कि कोई भी तुम्हें बचा नहीं पा रहा। आखिर मैं क्या करूँ? मुझे छोड़कर जाओगी ये सोच कर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़। तभी अचानक से वहाँ पर वंजुन उठ जाती है। कहती है देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे साथ बदतमीजी मत करना। वो बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव कर रही थी। कहती है कि तुमने पढ़ाई भी नहीं की। पता है ना कि तुम्हें पढ़ाई करना है, आगे चलकर मैजिस्ट्री बनना है। तुम इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो? यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं तुम्हें क्या हुआ है? कहती चलो ना हम लोग खूब सारा एन्जॉयमेंट करेंगे। कहते क्या कौन-सा एन्जॉयमेंट? कहती चलो ये जगह ही छोड़कर चलते हैं, दोबारा शादी करते हैं। कहते हाँ ठीक है, जो तुम कहोगे वो करेंगे। यहाँ पर मैजेस्टी उसको लेकर एक घर में जाते हैं, पूरा घर सजाते हैं। फाइनली रात में वो तैयार हो जाती है और जैसे ही पीछे से आती है ना तो मैजेस्टी बस उसको देखते ही रह जाते हैं। एक दूसरे को किस करते हैं, अपनी रात बिताते हैं। सुबह होते ही मैजेस्टी कहते मुझे हस्बैंड बोलो। कहती हस्बैंड। वो दोनों खेतों में जाते हैं, वहाँ पर आग जलाते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। इसी तरह उन दोनों के दिन बीतते रहते हैं। मैजेस्टी उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं जाना चाहते थे और ना ही उसे एहसास दिलाना चाहते थे कि वो उसको छोड़कर एक दिन चली जाएगी, और वो उसके गले पर ही सर रख कर सो जाती है। इसी तरह वो उसका इंतजार करता, वो सुबह उठती है, उसके बालों को बांधता। धीरे धीरे उसका चेहरा अब डल होने लगा था, उसकी आंखें खाली होने लगी थी। मैजेस्टी कहते अरे क्या हुआ? रोते भी रहते और उसको खिलाते भी रहते। बाहर जाते हैं कि ताकि उसके लिए कुछ खाने के लिए ला सके, लेकिन वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो उठकर खाना बना रही होती है। देखो मैंने तुम्हारे लिए पोरिज बनाया है, खा लो। खाते रहते हैं, मैजेस्टी रोते रहते, वंजुन भी रोती रहती है। कहती डिलीशियस है ना? कहते हाँ बहुत डिलीशियस है। वो इतना रोती है कि मैजेस्टी को कंट्रोल ही नहीं होता है। कहते तुमसे डिलीशियस कोई बना ही नहीं सकता। कहती हस्बैंड मेरे साथ जिंदगी भर रहोगे ना, मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे? कहते कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो उसके गले लग जाती है। कहती मैं भी तो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़कर जाऊंगी। मैं बहुत सेल्फिश हूँ ना मैजेस्टी, बोलो ना। से उसका हाथ नीचे गिर जाता है, उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। वो बहुत रोता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। मैजेस्टी पूरी तरीके से जैसे पागल हो चुके होते हैं और उसके मदर और फादर रास्ते में खोते से रो रहे होते हैं कि मेरी बेटी वापस आ जाओ। उसके फादर कहते हैं वंजुन मैं बस तुमसे मिलने ही तो आया था, प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ।
मेरी बच्ची मुझे छोड़कर मत जाओ, उसकी मदर भी रो रही होती है, जितने बच्चे होते हैं उसके छोटे-छोटे कॉन्कुबाइन होती हैं, इवन जितनी उसकी दासियाँ होती हैं वो सब भी रो रही होती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। यहाँ पर मून ब्यूटी कहती है कि सिस्टर मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। मैजेस्टी बैठे हुए होते हैं और हर रोज वो उसको याद करते देखते हैं कि मैजेस्टी को खत मिलता है जिसमें उसने कहा था कि मून ब्यूटी को इम्प्रेस बना दिया जाए, तो फाइनली डे केयर आ जाता है। डे केयर में उसे इम्प्रेस बनाने को कहा गया, तभी सिस्टम भी आ जाता है कि अब आप तुरंत ही ये दुनिया छोड़कर जा सकते हैं। कहती है नहीं, मैं ये दुनिया छोड़कर नहीं जाऊंगी। आखिर उन छोटी छोटी बच्चियों का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं, टीवी उन बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं। पीच ब्लॉसम जाते हैं और उन सारी चीज़ों को दोबारा रिमाइंड करते, कहते हैं कि कब आओगी? मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर इंतज़ार करूँगा, शायद तुम कभी आ ही जाओ। और मेरे सपने में तो आती हो, क्या पता हकीकत में आ जाओ। तभी वो रेड कपड़ा जो होता है ना, वो खुलता है और ज़मीन पर गिर जाता है। सामने से वंजुन जैसी लड़की उस कपड़े को उठा रही होती है और मैजेस्टी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। बस दोनों एक-दूसरे की तरफ देखते ही रहते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।